सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सब लोग यही सोच रहे थे कि इलेक्शंस पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने वाज़े तौर पर बता दिया कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात का अमल होगा पूरे पाकिस्तान में, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया। ये भी कहा गया कि अब तक इलेक्शन स्केड्यूल जारी क्यों नहीं किया गया। ये मामला तब उठा जब लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ये खबर आई कि जी उन्होंने कार्रवाई से मज़ीद रोक दिया गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये पिटिशन डाला कि उन्हें आरओज़ पे और डीआरओज़ पर एतराज़ है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के लोगों पर एतराज़ उठाया कि ये लोग जो हैं ये अमल इलेक्शन का शायद किसी ख़ास पार्टी के लिए फेवरेबल करेंगे, और ये जो इलेक्शन का अमल है इस पर एक सवालिया निशान होगा, बिकॉज बकौल उनका इन पर एतमाद नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के कोर्ट्स ऑलरेडी इतना पुश्ड है और इतना बैकलॉग है केसेस का कि वो सारा का सारा अमला नहीं प्रोवाइड कर सकते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक ही जुम्बिश कलम से इंतखाबी अमल को डीरेल किया, क्योंकि पूरा प्रोसेस रुक गया था। उसके बाद उन्होंने कहा किसने आपसे कहा था कि इस प्रोसेस को रोके, जबकि अगर आप पुराना फैसला आप याद करें जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिसमें कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने वाज़े तौर पर यह कहा था, और हिदायत न सिर्फ टेलीविजन चैनल्स को, एंकर्स को, दीगर लोगों को भी कहा था कि अगर किसी ने मशकूक बनाया इस अमल को, या इस पर किसी ने सवालिया निशान उठाया कि जी 8 को पता नहीं होते हैं या नहीं होते, ऐसा होता है वैसा होता है, तो उसके ऊपर भी जो है वो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर सकता है और उनको बुला सकता है। ये पहले फैसले में ऑलरेडी बात क्लियर हो चुकी है। अब ये बात तय है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। अब तहरीक इंसाफ के को किन लोगों पर, या शायद इनको पर्टिकुलरली बताना चाहिए था कि इस पर एतराज़ होगा, यानी ओवरऑल पूरी ब्यूरोक्रेसी को सवालिया निशान बनाना, ये एक अजीब बात थी। और फिर ये चाहते थे कि इलेक्शंस वक्त पर हों या वक्त पर ना हो। अभी भी ये मामला कंफ्यूजन का शिकार है कि उसके बाद नए जो चेयरपर्सन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा जी हम ये तो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर हर पिटिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत लगा देगी तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा। लेकिन हर पिटिशनर पर तौहीन अदालत नहीं लग सकता, क्योंकि ये पिटिशनर पर इसलिए लग सकता है तौहीन अदालत कि आपको पिछला जो फैसला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शंस के हवाले से, वो याद होना चाहिए। और अगर आपने पूरा फैसला पढ़ा होता तो लाहौर हाई कोर्ट जाने से पहले आप ये सोचते कि इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। बहरहाल उज़्मा कारदार साहब हमारे साथ PMLN की सीनियर रहनुमा है, जो सब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उसके साथ साथ इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब लॉयर हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन PTI के, और खुरम रोकड़ी साहब सीनियर रहनुमा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। आज IPP के अंदर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि हारून अख्तर साहब ने जो है वो ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने कहा कि मैंने तो 9 मई से पहले ही छोड़ दिया था। बहरहाल मेरे ख्याल से इंतज़ार हुसैन साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? इज द ऑडियो क्लियर? जी इंतज़ार साहब, मुझे सुन सकते हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा, उनको आवाज़ नहीं आ रही, चले ठीक है। उज़्मा कारदार साहिबा, फिर आपकी तरफ गुफ्तगू ले आती हूँ। आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी। जी जी बिल्कुल आ रही है। ओके, तो उज़्मा कारदार साहिबा, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन ली तो बहुत सारे तज्ज़ियाकार ये कह रहे थे कि जी पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा वर्डिक्ट मौजूद है, उस जिसमें सहाफ़ियों को भी तंबी किया गया था, तो ये एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेडली हुआ है ये सब कुछ? बहुत शुक्रिया जैस्मीन, आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम। ये बहुत अफसोसनाक एक फैसला था जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ एक सिंगल बेंच से करवाया, क्योंकि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप अपने ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसले देने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं और आपने हद से तजावुज किया है। जैस्मिन देखिए, हम हर चीज पाकिस्तान में एक आईन और एक कानून के मुताबिक चलती है, और यहाँ पे जब एक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर एक फैसला दे दिया था
उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने बिल के 8 फरवरी की डेट तय की थी और सारा मामला जो था वो चल पड़ा था। तो ये एक जमहूरियत को डिरेल करने की बहुत एक नाकाम और गलत किस्म की ये एक कदम था। और मेरे तो ख्याल में जो उमैर नियाजी है वो उनको भी बहुत सरजनिश हुई है कि आपको हम क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस दें, आप ये बताएं कि हमारे पास क्यों नहीं आए। आपने ये कैसे सोच लिया कि आप वहां पे लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के हमारे ही फैसले के खिलाफ आप एक पिटिशन दायर कर देंगे? तो ऐसी बात तो मेरे ख्याल में नहीं चलेगी। हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अब बगैर एक सियासी इस्तेकाम के मईशत को संभाला नहीं मिल सकता। हमने हर हालत में इलेक्शन की तरफ जाना और बहुत खुश आइन था मैं कल। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी थी और मैं चीफ जस्टिस को सल्यूट करती हूँ जिन्होंने ये क्राइसिस जो था उसके बिल्कुल खत्म कर दिया और वो दम तोड़ गया। वरना कई किस्म के चाहती हूँ कि पहले पंजोता साहब का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर आ जाए ताकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पर कमेंट कर सके। उस्मा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन दिस। आपने वाज़े किया अपना मौक़िफ़। इंतजार हुसैन साहब, आप मुझे मेरी आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं अभी सुन पा रहा हूं। आप सुन पा रहे हैं, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अच्छा, ये जो मामला हुआ इस पर जो आपका मौक़िफ़ था वो देने से पहले, लाहौर हाई कोर्ट जाने से पहले, बिकॉज आपकी पार्टी में बहुत सारे, आप खुद माशाल्लाह इतने सीजन्ड लॉयर हैं, और भी दीगर लोग हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, और भी दीगर काफ़ी सारे हैं, बल्कि कुछ का तो मैं सुन रही थी जिन्होंने तज्जिया दिया कि जी हमें ये करना ही नहीं चाहिए था। तो इसके पीछे क्या माइंडसेट था, मतलब है वो क्या मौक़िफ़ था, क्योंकि उसको बुरी तरह वो मौक़िफ़ क्रश हुआ, या आप सही तरह से आपने पूरी ब्यूरोक्रेसी को लेबल कर दिया, या कुछ ऐसे अशखास या शख्सियात थी जिनके ऊपर आपको एतराज़ है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मौजू के ऊपर मुझे मदऊ करने का। पॉइंट यहाँ पर ये है कि पीटीआई ने जो पिटीशन फाइल की, ये सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में फाइल नहीं हुई, ये चारों हाई कोर्ट के अंदर फाइल की गई और इसके अंदर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। वो मौक़िफ़ क्या था? मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से विक्टिमाइजेशन का शिकार है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ख़ास तौर पर मुकदमात तो अपनी जगह पे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ख़ास तौर पर अपना रोल प्ले कर रही है 3 MPO के ऑर्डर्स जारी करके। पूरे पाकिस्तान के अंदर आप ये देखेंगे कि हर जिले, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर 3 MPO के ऑर्डर जारी ना किए गए हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ लीडरशिप के। तो जब एक ऐसे DCOs जो इस वक्त इनफील्ड हैं, जो इंचार्ज हैं, उनको आप दे देंगे, इंचार्ज बना देंगे, ROs बना देंगे इनफैक्ट, तो वो कहाँ से न्यूट्रल होंगे और वो कहाँ से उनका ख्याल रखेंगे? वही लोग जिनके खिलाफ हम अदालतों में खड़े हैं, जिनके खिलाफ हमने मुख्तलिफ जगहों पे दरखास्तें दे रखी हैं, मुख्तलिफ फोरम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हर जगह पे हम ये कह रहे हैं। और ये जरा सुन लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल आपका थोड़ा सा था कि हमने क्यों किया ये और इसका मकसद क्या था। हमारा मकसद बहुत वाज़ेह था, हम पहले दिन से क्लियर हैं कि हम इलेक्शन चाहते हैं। हमने इलेक्शन ही करवाने के लिए अपनी हुकूमतें कुर्बान की और ये जो तमाम स्ट्रगल है डे 1 से हमारी तो डिमांड ही यही रही है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हमारी थी, यहाँ भी पिटीशन हमारी थी। हमारी पिटीशन में ये सिर्फ मांगा गया था कि हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए और शफाफ इलेक्शन मांगना इलेक्शन रोकने के मुतरादिफ नहीं है। यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो इम्प्रेशन आया, वो इम्प्रेशन मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता और ये मेरा राइट है कि मैं उससे एग्री ना करूँ। जो भी इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई वो बिल्कुल पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं था। पीटीआई बड़ी क्लियर है, पीटीआई इलेक्शन फौरन 8 फरवरी को ही चाहती है। बार बार पिटीशंस फाइल की गई क्योंकि विद इन 90 डेज जो इलेक्शन की का स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर लेकिन शफाफ इलेक्शन मांगना किसी भी तरह से इलेक्शन प्रोसेस को रोकने के मुतरद्दिफ नहीं है। शफाफ इलेक्शंस मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने भी आपसे ये सवाल किया ना कि आप हमारे पास क्यों नहीं आए, क्योंकि पहले एक फैसला मौजूद है। क्या आप नहीं जानते कि सदर मुमलिकत, फिर खत, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस, फिर उन्होंने खास तौर पर वाज़े तौर पर बेंच बनाया, फिर फैसला दिया कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, सब इस पर राजी हो जाए।
मैं आपको, आपकी तवज्जो, आपने बड़ी खूबसूरत अच्छी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट 184(3) के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसमें जा सके। 184(3) की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, इनकी तरफ से आप ये देखें कि जितनी भी पिटिशन फाइल की गई, खास तौर पर एक पिटिशन फाइल की गई एतजाज हसन साहब की तरफ से मिसिंग पर्सन के हवाले से, फिर खान साहब ने एक लेटर लिखा। सुनिएगा जरा कि वो पिटिशन हमारी जो है उसको फिक्स ही नहीं किया गया सिरे से। 184(3) का जो एम्बेट है ये अब इस सुप्रीम कोर्ट ने उसको मजीद लिमिटेड कर दिया है। 184(3) के अंदर जो इसकी लीगलिटी और इलीगलिटीज ऑफ लॉ है उसको उस तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये टेक्निकल एक हमारी जुरिसडिक्शनल हमें एक बार था जिसके लिए हमें हाई कोर्ट ही जाना था, और इसी के लिए हम हर हाई कोर्ट में गए हैं। ये सिर्फ एक लाहौर हाई कोर्ट की पिटीशन की बात नहीं है। यहाँ पे तो चले वो स्टे हुआ, स्टे जिस तरह से किया गया उसको एक इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि जैसे पीटीआई। इसका फायदा क्या हुआ पंजोता साहब, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या आपको लगता है इलेक्शन क्वेश्चनेबल हो गया? वो मैं आपको बता दूं, फायदा ये हुआ कि हमने इंसाफ के लिए, शफाफ इलेक्शन के लिए अपना किरदार अदा किया है। हमारा एहतजाज जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। अगर अब सुप्रीम कोर्ट हमें उन्हीं के हवाले कर रही है जो डीसीओज हमारे एमपीओ के ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो ये फील्ड कहां से होगी? ये लेवल फील्ड का तो जो मतलब है, जो मकसद है, सुप्रीम कोर्ट चले सबसे बड़ी गार्डियन है ह्यूमन राइट्स की। यहाँ पे आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन को बार बार कहा जाता है कि हमारे आप फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए कुछ करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें बांध कर उन्हीं आरओज के सामने फेंक दिया है जो हमारे 3 एमपीओ के ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये चीजें रिकॉर्ड पर आ गई हैं आज, कम से कम। खुर्रम रोकड़ी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मुझे यकीन आप बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। ओके, खुर्रम रोकड़ी साहब, इनका मौक़िफ़ भी आ गया, अब इनका मौक़िफ़ पोस्ट सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, प्री सुप्रीम कोर्ट भी था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये कह रहे हैं कि जी हमने अपना मौक़िफ़ रजिस्टर करा लिया। चलिए, ये बात दुरुस्त है कि वो ये कह रहे हैं फील्ड तो लेवल प्लेइंग तो छोड़ दे, फील्ड ही नहीं मिल रही। शुएब शाहीन साहब भी बड़े गिले कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं क्वेटा गया, वहाँ मुझे कन्वेंशन में नहीं हिस्सा लेने दिया और वहाँ मुझे ये ऑप्शन दिया कि अरेस्ट हो जाओ या वापस चले जाओ। सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, इलेक्शन हो बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान आगे जाए क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इलेक्शन क्वेश्चनेबल तो ना हो ना। अब क्या इलेक्शन क्वेश्चनेबल हो गया? नहीं, नॉट एट ऑल। हम जरा जाते हैं ना, इन्होंने कहा पंजोसा साहब ने हुकूमतें कुर्बान की। लेट्स गो बैक। इन्होंने हुकूमतें कुर्बान नहीं की, इन्होंने अपनी लेजिटिमेट हुकूमत को खुद ठिक्के दे के घर भेजा और उसके बाद इन्होंने रुसवा किया अपने तमाम लोगों को, और उसके बाद दे वांटेड टू प्ले विद द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। जरा 1.5 साल पीछे चले जाए ना, 1.5-2 साल पीछे, और फिर पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल सिस्टम के साथ प्ले करना तो आसान है। देन दे स्टार्ट प्लेइंग, ये खेल था, ये खेल एक शुरू हुआ और वो खेल चलता आया। एंड देन दे वांटेड कि इनकी मर्जी के मुताबिक इंतखाब हो। हुकूमत ने टाइम पूरा किया और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इंतखाबात की तारीख आ गई। अब अगेन नाउ द गेम स्टार्ट एंड दे गो टू ऑल द हाई कोर्ट्स अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। असल में कहानी ये है कि ये एक ग्रुप है, इन्होंने इस मुल्क के कानून के साथ खेलना, इस मुल्क को, इसकी पार्लियामेंट को, इस तमाम को, इस मुल्क की अवाम को, उनके इमोशंस को, उस सारे के साथ ये खेल है जो ये खेल रहे हैं। और इस खेल का ये नतीजा है जिसमें ये हाई कोर्ट में जाते हैं अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। पहले इलेक्शन मांगते थे कि मार्च तक इलेक्शन मिले, हमने हुकूमतें कुर्बान कर दी। भाई कुर्बान आपने क्या कर दी? आपने लेजिटिमेट हुकूमतों के, आपके एमएनएज को आपने जबरदस्ती इस्तीफे दे के घर दिए और फिर आपने चाहा कि आपकी मर्जी के मुताबिक आपने केपी हुकूमत उड़ा दी, आपने तमाम हुकूमतें उड़ा दी। तो आपने कहा कि जी हमें फलाने दिन इलेक्शन चाहिए। वो इलेक्शन आपको जब उस वक्त नहीं मिले और हुकूमत ने टाइम पूरा किया और जब आपको इलेक्शन मिल रहा है, अब आप फिर एक नया जुडिशियल कैओस क्रिएट करने की, एक नया जुडिशियल जो है उसके अंदर प्ले करने की कोशिश है। हमें क्या अब तक नहीं समझ आ जानी चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पॉलिटिशियंस की, पार्लियामेंटेरियंस की पार्टी है, पब्लिक की पार्टी है, वो चली गई है कुछ वकीलों के हाथ में। एंड देन दे वो जैसे वकील, क्योंकि मैं खुद, मेरी पूरी फैमिली इस बैकग्राउंड से है, तो फिर वो किताबें खोल के कहानी शुरू होती है और फिर फीस आती है एंड देन दे स्टार्ट प्लेइंग विद द कंट्री। अनफॉर्चुनेटली अब मुल्क के साथ
कुछ वकील खेल खेल रहे हैं और ये मुजाहरा है उस खेल का जो आपने कल देख लिया, परसों देख लिया। एंड दे आर स्टिल कन्विंस्ड कि वी विल प्रोलॉन्ग दिस केओस, और कहते क्या है कि हमने अपनी ड्यूटी कर दी। आपका पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक क्या है इस ग्रुप ऑफ वकीलों का? इन्होंने उन तमाम पार्लियामेंट के उनका करियर बर्बाद किया एंड दे आर प्लेइंग विद कंट्री अगेन। This is what I have to say. अच्छा, ओके। अब कॉल आपके तरीके इंसाफ एक होस्टेज हो गई है चंद वकीलों के तहत, और ज़ाहिर है पंजोता साहब यू आर इन अ बेटर पोजीशन कि आप इसका जवाब दें, मुझे 1 सेकंड दे दीजिएगा। And then they are playing with the country. ओके, मुझे 1 सेकंड दे दीजिएगा। चांडियो साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब। देखिए जैस्मीन, मुझे यहाँ पे आप पहले काइंडली आई विल अलाउ योर परमिशन कि ये जो ऑब्जेक्शंस हैं चांडियो साहब को लीजिएगा, लेकिन ये इन्होंने जो ऑब्जेक्शंस लगाई हैं, इन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाई है कि हमने हुकूमतें कुर्बान नहीं की। दूसरा इन्होंने कहा है कि हम जो हैं वो इस सिस्टम को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, और तीसरा इन्होंने कहा है कि वकीलों का सियासत के साथ क्या ताल्लुक है। पहले मैं वकीलों के सियासत के साथ ताल्लुक इनको गिनवाऊंगा। वकीलों का ताल्लुक नहीं है तो रिटायर्ड फौज का क्या ताल्लुक है। यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें तो वकीलों ने ही पाकिस्तान को बनाया है, वकीलों ने ही इस जमहूरियत को सामने लाया है। जब भी आमरों ने इस जमहूरियत के ऊपर शामखून मारा, वकीलों ने ही कुर्बानियां देकर। अच्छा, एक सेकंड मनजोता साहब प्लीज। ओके बहुत ज्यादा ठीक कह रहे हैं आप। अब दूसरा जो इनका आप रुक जाए ना, आई विल कम बैक टू यू। 1 सेकंड जरा रुक जाए चांडियो साहब। मुझे सिर्फ ये इनका जो ऑब्जेक्शन है कि मैं इनसे सिर्फ ये कहूंगा फिर आप बात ही कर रहे थे। जमहूरियत की अगर थोड़ी सी भी समझ होती, इस कानून हमारे आइन के अंदर ये प्रोसेस सर सिवाय आप लोगों के और किसी को आइन कानून और जमहूरियत की समझ नहीं है, मतलब सारे ही इससे फारिग है। मतलब आप खुद देखें नहीं, मेरा एक लॉजिकल सवाल है वो मैं आपसे अभी करूंगी कि आप आइन और कानून की बात करें। सर आप लोगों ने कौन सी आइन और कानून की बात की? आपने आइन और कानून की 100 दफा धज्जियां उड़ाई, आपने गिनवाना नहीं चाहती आपको। ये इसीलिए बनाया गया, ये हम सबका एक इमरानी कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर ये मुल्क की बुनियादें हैं। इसको अगर आप ये कहेंगे कि ये क्योस का तो पाकिस्तान की बुनियादें हिला रहे हैं। नहीं, अल्लाह ना करे सर, एक तो हर बात पे आप लोग इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट व्यूज देना शुरू हो जाते हैं ना। ऐसा हो गया पाकिस्तान की बुनियादें ये है सर, हर बात पे पाकिस्तान की बुनियादें इतनी कमजोर है। पंजोता साहब पाकिस्तान की बुनियाद पे लाने की बात है। आई विल नॉट टॉलरेट दैट डिबेट, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट डिबेट। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपके मैं कानून की लेकिन आप हर बात पे ये क्यों कहते हैं पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी? पाकिस्तान की सर, पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम का मुल्क है। नहीं, उस आइन के तहत चल रहा है। अगर आप सबटैच कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे तो पाकिस्तान का जो निजाम है वो बिल्कुल खतरे में आएगा। और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें उसके ऊपर आवाज उठाने की आवाज आप जरूर उठाएं सर, लेकिन आप इतना एक्सट्रीम व्यू ना ले लेना। इतना एक्सट्रीम व्यू तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी नहीं लिया था जब इतनी बड़ी शहादत हो गई थी और मुल्क में इतनी अफरा-तफरी और खून रह गई थी। एक सेकंड, चांडियो साहब ये कह रहे हैं कि सर समझ रही है पाकिस्तान से मोहब्बत को आप एक्सट्रीम व्यू समझ रही हैं। चांडियो साहब मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप इसको इस तरह से कैसे कर सकती हैं। मैं आपसे ये फरमा रहा हूँ, मेरी आप सुन लीजिएगा, मैं आपसे ये फरमा रहा हूँ सर। अब 1 सेकंड रुक जाए। चांडियो साहब ये कहते हैं कि आइन और कानून की अगर बुनियादें हिल जाएंगी तो इसमें तो पाकिस्तान की फिर बुनियादें हिल जाएंगी, क्योंकि हम तो आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं। देखिए आप बखूबी वाकिफ है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल पीपल्स पार्टी के लिए कोई आम झटका नहीं था। उस कत्ल के साथ सिर्फ बीबी भुट्टो साहब कत्ल नहीं किया गया, पर हजारों कारकुनों को, लाखों कारकुनों को जेलों में धकेला गया, हजारों कारकुनों को पीठ पे कोड़े बरसाए गए, कई लोग फांसी की घाट पे पहुंचाए गए, बहुत सारे लोगों ने जेल देखी, कई पंजाब की खवातीन शाही की लोबे थी, पंजाब में लोगों ने खुद को जला दिया। इस बड़े हादसे के बाद भी हमने आइन का दामन नहीं छोड़ा, हमने आइन के खिलाफ बात उसी आइन की बात कर रहा हूँ मैं सर, मैं उसी आइन पर अमल दरामद की बात कर रहा हूँ। ओ यार तुसी भी सुनो तो सही भाई, सुनो तो सही थे यार, अभी आप ही बोलते रहेंगे। आप इतना बड़ा मामला हुआ, हमने हमेशा आइन की बात की और सारे जहान को पता है भुट्टो साहब का क्या जुर्म था। भुट्टो साहब ने इंतखाब मांगे, भुट्टो साहब ने जमहूरियत की बहाली मांगी, भुट्टो साहब ने आइन की बहाली मांगी,
बीबी का जुर्म क्या था? बीबी का भी यही जुर्म था। बीबी आइन की बात की, आइन की बहाली की, आइन की बोतली के खिलाफ जबरदस्त की। ये बात ये हमारे जुर्म बन गए। हम तो हाँ ये भी जैस्मिन बीबी आप खूब जानती है, हमारे जब कायदीन को कत्ल किया जा रहा था तब भी हम अदालतों पर हमले नहीं कर रहे थे, तभी फौजी जवानों को आग नहीं लगा रहे थे, तभी फौजी तरसीबात की तौहीन नहीं कर रहे थे, कोई परचम की तौहीन नहीं कर रहे थे। हमारे जैसा जिगर गुर्दा कहाँ है किसी सियासी पार्टी पे? हम जमहूरियत चाहते हैं पाकिस्तान हुदूद के अंदर, तो पाकिस्तान के आईनी हुदूद का, जाग्राफाई हुदूद का भी एहतराम करते हैं। करेंगे पाकिस्तान की सियासत, सारा मामला पाकिस्तान के खिलाफ। अभी क्या किया है 9 मई को इन्होंने? क्या हुआ है कोर कमांडर के घर पे? आपको तस्वर है कभी एक आम सिपाही को हाथ कोई नहीं लगा सकता? ये कोर कमांडर हाउस को जला दिया इन्होंने, और फिर भी कहते जो ये हम है। अब इनको तो अल्लाह समझ सकता है ना। हम आइन की बात करते, अभी भी हम इंतखाब मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। इंतखाब में हिस्सा लेंगे, जो भी सूरत हाल बनी उस पर हम लड़ेंगे। अल्लाह पर भरोसा है, अवाम पर भरोसा है। उज़्मा कारदार साहिबा, ये जो मौक़िफ़ है, ये देखिए, यू नो दिस पार्टी वेरी वेल, और खुर्रम रोकड़ी साहब भी जानते हैं। बहुत दफ़ा हमने एज एनालिस्ट, एज तजिया निगार, एज जर्नलिस्ट, एज फ्रेंड्स आपकी पार्टी, आपके पार्टी के लोगों को सबसे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक कि आपके फॉर्मर चेयरपर्सन को भी बारहा बावर कराया कि सर एक हद तक एक्सट्रीमिस्ट व्यू ले। वो इतना एक्सट्रीमिस्ट व्यू आप जिसको बहुत पॉपुलर व्यू समझ रहे हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट व्यू हर बात पर पाकिस्तान के लिए और आपकी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन उस वक्त भी बात नहीं सुनी गई। आज फिर वही बात है कि पाकिस्तान की अल्लाह माफ करे बुनियादें हिल जाएंगी। मेरे रिलेटेड सवाल है, आप पूछ उनसे रही हैं। क्योंकि आपने कहा ना वो जवाब देंगी ना, क्या ठीक है आपसे रिलेटेड है, आपको भी मौका दूंगी। जैस्मिन मुजाहिरा कर रहे हैं कि इनको इतनी तमीज नहीं है कि बाकी स्पीकर्स से अगर आप सवाल पूछती हैं तो थोड़ा सा ये हिम्मत हौसला करके तो अपनी बारी का ही इंतजार कर ले। यही सारा वतीरा है वकीलों के हाथ, जो ये पार्टी चली गई है, हर एक पे चढ़ाई कर दो, हर एक को बुलडोज कर दो। तो ये तो मामला आप बिल्कुल सही कह रही है कि ये एक्सट्रीमिज्म, एक सियासी जो जमात होती है वो इस तरह का उनका रवैया नहीं होता। सियासत जो है ना उसको आप रवादारी का नाम कहते हैं। आप दूसरों की राय सुनते भी हैं और अपनी राय देते भी हैं, और आप एक जमहूरियत जो है उसको आगे लेके बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देख लिया इस प्रोग्राम में ये क्या मुजाहिरा कर रहे हैं। जब भी आप किसी स्पीकर से कोई सवाल पूछती है तो ये बीच में छलांग मार के तो ये अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। तो थोड़ी बहुत मतलब है कि मेरे ख्याल में इनको कुछ इनकी जो है ना मैनरिज्म सही करनी पड़ेगी। ये एक्सट्रीमिज्म का ये तो खुद मुजाहिरा कर रहे हैं। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं, इन्होंने मैं चूंकि इस पार्टी में रही हूँ, मुझे पता है कि 2018 से पहले हमें इस तरह की जो एक्सट्रीम बातें हैं। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ, यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक। इंतजार हुसैन पंजोता साहब, यू वांटेड टू से समथिंग, आप बोल दें वरना फिर आप बेसब्री से बीच बीच में बोलते रहेंगे। तो आपने कहा ये सवाल आपकी तरफ डायरेक्टेड था, या सवाल आपकी तरफ डायरेक्टेड नहीं था? जैस्मिन अगर मुझे बात मेरी मुकम्मल करने दे, क्योंकि ब्रेक आ गई। कर ले उस वक्त। जी बस 2 बातें हैं। एक तो मैंने पीटीआई से इसीलिए किनारा कशी इख्तियार की क्योंकि गाली गलौज का जो कल्चर था, पगड़ियां उछालने का जो कल्चर था, उससे शाबाशी मिलती थी। और दूसरे जो इदारों के खिलाफ महाजराई जो थी वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थी। रियासत के खिलाफ तो हथियार जो है वो सिर्फ एक गद्दार या टीटीपी टाइप के लोग ही उठा सकते हैं। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तो नहीं उठा सकता। इनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए जैस्मिन, वो सिर्फ एक ही तरीके से इनको मिलेगी, आरटीएस का बटन जो है वो इनके हाथ में दे दे। क्योंकि इन्होंने 2018 में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं की थी कि भाई एग्जीक्यूटिव के अंडर हम नहीं करवाएंगे, हमें आरओ डीआरओ वगैरह जो है ये अदलिया से चाहिए। कोई उस वक्त तो बहुत खुश थे। वो 2018 में तो इनकी खुशी की इंतहा थी। तो इनको बस यही है कि आरटीएस का बटन इनके हाथ में दे दे, फिर ये इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी।
अच्छा देखिए, ऑब्वियसली पंजोता साहब एक बात तो ये मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये मेरी बहन आजकल कौन सी जमात में है, मुझे तो याद पड़ता है। छोड़ दें आप उनको, पर्सनल तनकीद ना करें, छोड़ दें वो जिस भी जमात में, आपको क्या लेना देना अपनी जमात की बात की। वो पहले तो थी ना आपकी जमात में। पंजोता साहब मेरा सवाल सुन ले, मैं ऑनेस्टली आपसे, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड या फील्ड दी जा रही है, ये मैं इससे एग्री करती हूँ कि नहीं दी जा रही। जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है या दीगर जो लोग हैं उनको इस बात पर लाइक ठीक है, हम ये बावर कराना चाहते हैं कि इलेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसपे हर वक्त ही सवालिया, अभी 2018 का भी इलेक्शन सवालिया निशान, ये भी सवालिया निशान। आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, यस एग्रीड, बट सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों ने कुछ सीखा भी है। फिर वही एक्सट्रीम व्यूज आज ये जो अभी जो कार्रवाई डाली, जिससे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट से जो बयान आया लाहौर हाई कोर्ट के लिए, वो काफी हद तक संजीदा और डेंजरस था। इससे पहले जो इदारों के तरफ तसादम की कोशिशें करते रहे, तो ये आप लोग इससे कब बाहर निकलेंगे आखिर? जैस्मीन, मेरे ख्याल में आज ये मैं आपसे ये पहली दफा ये सुन रहा हूँ कि कोई पिटीशन फाइल करना, किसी आइन को के मुताबिक अपना राइट मांगना, ये कब से क्योस पैदा करने की सूरत हाल होगी। और एक फैसला आ चुका है सर सुप्रीम कोर्ट का, सुन लीजिए ना, आप मुझे मौका दें ना, काइंडली आप मुझे मौका दें कि ये हमने एक पिटीशन फाइल की, वो हमारा आईनी हक था। लाहौर हाई कोर्ट ने अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक फैसला दिया। अब कंटेम्प्ट का नोटिस हमें इसलिए आया कि हमने शफाफ इलेक्शन मांगे हैं, हमने सिर्फ एक ऐसा सिस्टम मांगा है जिसमें ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें तमाम जमातें जो हैं कम से कम उसके ऊपर एग्री करें। जो शोर पहले मचता रहा है वो शोर बाद में ना मचे। क्या इसको आप ये समझती हैं कि इस सिस्टम और जमहूरियत को डिरेल करने के मुतरादिफ है? ये इतनी हमारी कमजोर जमहूरियत है और हमारी जो अनाएं हैं वो इतनी बड़ी हैं कि हम ऐसी बातों के ऊपर भी जो है इस तरफ लेके चले जाते हैं कि साहब, हम हमारी अनाएं इतनी ही बड़ी हैं। पर अमल दरामद की बात करते हैं, हम आइन पर अमल दरामद की बात करते हैं, तो हमें कहा जाता है ये एक्सट्रीम व्यूज है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी कराती हूँ। नहीं, मैंने खुद कहा मैं एग्री करती हूँ आपसे, लेकिन क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला नहीं देखा था? देखिए, अब इस कानून की जंग में आप ना मुझसे जीत सकती हैं ना मैं जीतना चाहती सर आपसे। मैं आपसे जीत कर क्या करूंगी? आप तो खुद आ रहे हैं। मैंने आपको सिंपल एक चीज बताई कि एक कानूनी ये मुशगाफी थी जो हमारे रास्ते में हायल थी 184(3) के ऊपर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का व्यू है, हमें नजर नहीं आ रहा था कि हमें हमारे हक में कोई फैसला वहां से हो सकता है, क्योंकि 184(3) का जो एम्बिट है उसे लिमिटेड कर दिया गया था। हमारे पास यही ऑप्शन थी कि हम हाई कोर्ट जाएं, और वो हमने इस्तेमाल की। अब हो गया, अब इलेक्शन के लिए तैयार है, हम तो रेडी हैं। हम तो इस निजाम के साथ भी इलेक्शन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ फॉर्म सबमिट करने दिए जाएं, हमारे उम्मीदवारों को खड़ा होने दिए जाए और आप रिजल्ट देखिए। ये हक है आपका, ये होना चाहिए। अच्छा खुर्रम रोकड़ी साहब, ये जो बुनियादें हिलने वाली बात है, ये मतलब है कि बहुत अच्छा ये कह रहे हैं कि जी क्या हमारी जमहूरियत इतनी कमजोर, हमारी अनाएं इतनी बड़ी हैं। तो मैं पंजोता साहब आपको इस पे कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन रोकड़ी साहब ये सवाल मैं आपकी तरफ कर देती हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा पता होगा हमारी जमहूरियत वाकई इतनी कमजोर है और अनाएं हमारी कितनी बड़ी है, ये खुर्रम रोकड़ी साहब बता देंगे। देखें जैस्मीन, 3-4 पॉइंट्स हैं इनके। इन्होंने कहा कानून की जंग आप नहीं जीत सकती। दूसरा, इन्होंने मिसाल दी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जी, वो प्रोफेशनल लॉयर से पॉलिटिशियन बने। हम लोग एक नौकरी करने के बाद पॉलिटिकल पार्टी में आए, प्रेसिडेंट बने, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने, कारकुन से काम शुरू किया। हमने पार्टीज के अंदर टाइम गुजारा है। उस्मा कारदार मेरी बहन ने पार्टीज के अंदर टाइम गुजारा है। ये जो वकला हमारे भाई हैं, ये प्रोफेशनल लॉयर्स हैं जो कि फीस के लिए काम करते हैं। और ये ऑल ऑफ ए सडन इस पिछले 16 महीनों के अंदर इन्होंने पूरी पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने उसको लेकर इन्होंने एक जंग शुरू की है, कानूनी जंग। इंटरेस्टिंगली आपके प्रोग्राम के तवस्त में आज ये बात बताता हूं कि अब ये जिस सिम्त में जा रहे हैं, अब ये अदालतों को अदालतों से लड़वाने का इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। दे नो इट एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, ये मेरा गुमान नहीं है, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। चारों हाई कोर्ट में जाके अब ये अदालतों को अदालतों के साथ लड़वा कर एक नया जुडिशियल क्राइसिस और केओस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कंसर्न ये है। दूसरा,
जब ये कहते हैं अनाएं कितनी बड़ी, अनाएं तो इनकी बड़ी हैं। ये मुझे कहें, मेरे जैसा बंदा सामने बैठा और ये कहें अनाएं किसकी बड़ी हैं। समझौता साहब को इसका मतलब है कि तारीख नहीं मालूम कि पिछले 3.5 साल से लेकर किसकी अना कहाँ गई, जिसकी वजह से मुल्क को आग लग गई, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट तबाह बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से असेंबलीज डिसॉल्व हो गई, और जिसकी उस अना की वजह से आज पाकिस्तान के साथ कुछ प्रोफेशनल लॉयर्स उस पार्टी को बना के, दिस इज आवर पार्टी, दे आर प्लेइंग विद पाकिस्तान, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अना किसकी बड़ी है? अना क्या, हम लोगों ने तो फेस किया इस तमाम क्राइसिस को, और उस क्राइसिस को एक बंदे की अना, और उस अना के लिए ये प्रोफेशनल लॉयर्स और फिर पैसा, और कहां से पैसा कैसे इकट्ठा होता है कि निकलेंगी ये बातें, एक टाइम आएगा। कहां गई वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए, या हमने ज्वाइन की थी कि हम अपने बच्चों को, अपने मुल्क को हम आगे लेके जाएंगे। बच्चे बर्बाद हो गए, और दे आर आफ्टर वन थिंग, जो केसेस में बच्चे इस्तेमाल हुए उनके लिए आज तक एक वकील नहीं आया इनका, और वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, और उनकी माएं और बाप जो इन्होंने बच्चे इस्तेमाल किए और जो बेसिस पे हमले किए और जो कोर्ट्स पे हमले किए। पंजोता साहब को तो यह फिक्र होनी चाहिए कि मियां वाली सेशन कोर्ट जला दिया इन्होंने, लेकिन उस पर इनको फिक्र नहीं होगी, ना ही उसका तज़किरा करेंगे। और जिन बच्चों को इस्तेमाल किया गया वो बच्चे जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, और देयर इज नो वन कि उनका जाके पूछे और उनकी माँ बाप से पूछे, और वो वहां पे अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने के बाद विक्टिम्स बन के इनके भुगत रहे हैं। अना किसकी बड़ी है यास्मीन बहन? अना किसकी है? किसकी अना की तस्कीन के लिए ये सारे मुल्क में आग लगा दी गई? आप एक प्रोग्रेसिव पार्टी बन के आगे चलते, आप इलेक्शन में आते, आप 2/3 मेजॉरिटी लेकर जाते, आपके साथ लोगों के वोट थे, लेकिन आपने क्या रास्ता अपनाया? आप बात सुनिएगा मेरे भाई की, कानूनी जंग में आप नहीं जीत सकती। इन्होंने जंग का रास्ता अपनाया। एक दीवार है, दीवार में कोई ईंट खराब है, आप ईंट ठीक कर दें। अगर रंग खराब है, आप रंग ठीक कर दें। आप पूरी दीवारें गिराने पे आ गए हैं घर की, ताकि छत गिर जाए। रियासत को आप गिराने के चक्कर में आ गए। क्यों? छोटी सी बात होगी, कहेंगे हम नहीं है तो मुल्क नहीं होगा, हम नहीं है तो ये नहीं होगा, अगर हमें ना लाया गया तो मुल्क चला जाएगा। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या है इन लोगों को? This is my clear, straight and बिल्कुल आपके आगे। Sir, you can respond, but just give me what Chandio साहब wants to say something. जी चांडियो साहब। मैं बहुत सारी बातों में रोकड़ी साहब से मुत्तफिक हूँ। अना का मामला नहीं होना चाहिए जहाँ मुल्क की बका का सवाल आ जाए, लेकिन जैस्मीन बीबी आपके सामने है सारी सूरत हाल। ये तकब्बुर से भरे लोग पाकिस्तान की कश्ती किनारे पे नहीं लगा सकते। इनका मामला पाकिस्तान का मसला नहीं है, इनका मसला अपना तकब्बुर, अपनी अना पर अपना मामला है। असल में ये सियासी लोग नहीं है, इनको सियासी बनाकर पेश किया गया। सियासीदान की कोई तरबियत होती है। जो लीडर गुफ्तगू सियासी नहीं कर सकता वो सियासतदान कैसे होगा? ये भी कोई बात थी कि मरियम बीबी ऐसे नाम नहीं लो आपका शोर नाराज होगा? ये लीडर को देख देता है कहना? आप बताएं। हम भी आपके सामने, मैं छोटा सा कारकुन आपके सामने हूँ, सालों से आप मुझे देख रही हैं। कब हमने खान साहब के घर पे बात की है? कब हमने मियाँ साहब के बच्चों पे बात की है? आप बताएं। कभी भी नहीं। हम सियासी बात करेंगे। बिलावल साहब कब जातियात पे बात करते हैं? जरदारी साहब कब जातियात पे बात करते हैं? कब किसी के घर पे बात करते हैं? आप सियासतदान हैं, गालियां देते हैं। आप ये रोकड़ी साहब ठीक कह रहे हैं। नौजवानों की गुफ्तगू तो देखो, ये गुफ्तगू सियासी गुफ्तगू नहीं है। जो भाई आपके माँ बाप दुरुस्त नहीं, अपना रास्ता अख्तियार करो, ये तबलीग होती है? ऐसा सियासतदान ऐसा कहेगा? असल में ये सियासी लोग नहीं है, ये मुल्क तबाह करना चाहते हैं। इन्होंने जिस रास्ते का इंतखाब किया है, जिस रास्ते पे चलने की दावत दे रहे हैं, वो रास्ता पाकिस्तान और वफाक की तबाही का रास्ता है। वफाक को बचाएगा वो रास्ता नहीं। आप क्या समझती है? ऐसे अगर कोर कमांडर हाउस को जला देना आम बात समझा गया तो क्या बचेगा पाकिस्तान में? आप बताएं। पंजोता साहब एक बात बताइएगा, ये 9 मई के वाक़ये के ऊपर तहरीक इंसाफ ने अपनी खुद साख्ता कोई कमेटी बनाई है? कोई मेरी गुजारिश सुन ले। जी सुनाएं। मेरी सुन ले। पाकिस्तान में 2 इदारे ऐसे हैं, एक अदलिया जिसकी इज्जत व एहतराम की जाती है, एक अफवाज पाकिस्तान जिसका एहतराम किया जाता है, और लाख इख्तिलाफात के बावजूद भी उस पर नहीं बात होती। खान साहब ने तो आगाज ही दोनों से किया। आप देखिए क्या किया है उनको।
किस अंदाज से अदलिया को खराब किया आप बताएं। साकिब साहब की कार्रवाइया कोई दुरुस्त था? मियाँ साहब को इस अंदाज से खराब करेंगे जिस अंदाज से उन्होंने भुट्टो साहब को किया, जिस अंदाज से उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को किया। आसिफ जरदारी की बहन को रात की तारीखी भी कराची से उठाकर जेल, पिंडी के जेल में भेज दिया। ये रिवायत तो नहीं चलेगी, ऐसी अदलिया तो नहीं चलेगी। अफवाज पाक, अब मैंने खुद देखा, आपने भी देखा, 9 मई को गाड़ियों में अफवाज के पाकिस्तान के लोग जा रहे थे, ये इनको लाठियां मार रहे थे। ऐसे मुल्क चलेगा? ऐसा मुल्क नहीं चलेगा। खान साहब चाहते जैसे मैं चाहूं, ऐसा नहीं होगा। आप आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने भुट्टो को भी देखा, बीबी को भी देखा, अभी भी आपसे ऐसा कभी किसी लीडर ने नारा लगाया है कि मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है, मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान भी नहीं है? ठीक है, ऐसे कभी होता है? जी ठीक है चांडियो साहब, ये ठीक है, मैं आपका मौके समझ गई हूँ, आपका पॉइंट ठीक। पंजोता साहब, ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ तो आपके पुरानी पार्टी के बड़े मुखलिस कारकुन रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अपना वक्त पार्टी को दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इस चीज़ का इदराक है कि पोस्ट 9 मई जो कुछ हुआ है उसमें आप लोगों ने अपना जाती कोई कमीशन बनाया है, कोई इंक्वायरी की है, कोई समझबूझ, कोई रीथिंकिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरी आप कह रही हैं कि पहले आपने ये हमले किए, अब आप एक जुडिशियल क्राइसिस खड़ा करना चाहते हैं, कोर्ट वर्सेस द कोर्ट। देखिए जी जैस्मिन, आपका जो पहला ऑब्जेक्शन है कि पोस्ट 9 मई क्या हुआ। 9 मई एक ऐसा स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख में जिसमें पाकिस्तान के एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात के सरबराह को जिस तरह से हाई कोर्ट के अंदर हमलावर होकर ज़ुदोकूब किया गया और जिस तरह से अरेस्ट किया गया, वो एक स्याह तरीन दिन था। उसके बाद आप ये देखिए कि इमरान खान ने उसके बावजूद ये अनाउंस किया कि ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी है। अच्छा, उसके बाद आप तीसरी चीज कह रही हैं कि उसके बाद कोई हमारी कमेटी बनी। कहाँ कमेटी बनती? सबके घरों को तोड़कर, ऑफिस को तोड़कर सिर्फ हम डिमांड कर रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी करवा दें उस सारे साने की जो भी हुआ। हम कभी भी इस तरह की ना सियासत में यकीन रखते हैं, ना हमारी तरफ से कभी ऐसा मैसेज आया कि कोई आप जलाओ घिराव करें या आग लगाएं या जो कुछ उस दिन हुआ था उसका सब ने उसको कंडेम किया। लेकिन ना आज तक आपके सामने कोई जुडिशियल कमीशन बना, ना आपके सामने है कि आज तक इंक्वायरी का या सफाई का मौका तक नहीं दिया जा रहा। अब आप आ जाएं कि जो रोकड़ी साहब फरमा रहे थे कि ये प्रोफेशनल लॉयर्स हैं और ये अदालतों को लड़वाना चाहते हैं, तो मेरे भाई आप जुडिशियल सिस्टम को समझते नहीं हैं। मेरे ख्याल से अगर आप इसको समझते होते तो इतनी ये आपकी जो मैं अब इसके लिए मुनासिब लफ्ज नहीं अपने पास से इस्तेमाल कर पा रहा, क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि जो एक स्कूल का बच्चा भी जो है उसको भी समझ आती है कि अदालतों का एक निज़ाम है जिसमें पहले आप एक अदालत में जाते हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उससे सुपीरियर कोर्ट में जाते हैं। सही बात है। यहाँ पर ये जो इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि ना कि हमने अदालतों को लड़वाने की कोशिश की, क्या पिटीशन फाइल करना कानून के मुताबिक अदालतों को लड़ाने के मुताबिक होता है। ये लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। आप लोगों की भी बहुत सारी लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। सुन लीजिए ना, अब मैंने सुन लिया ना, आप सवाल तो आप मेरा सवाल तो सुने ना आप लोग, क्योंकि आप लॉजिक की बात कर रहे हैं ना और आप ये कह रहे हैं कि पहले एक कोर्ट में जाते हैं फिर दूसरी, ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, हम मानते हैं इस बात से। ठीक है, हमें इस प्रोसेस का समझ नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा। आपकी पार्टी के सीनियर लोगों को कितना ही कोई इल्जाम है पाकिस्तान के आईन का, कानून का, लॉजिक का। पहले एक शख्स पे इल्जाम लगाते फिर उसे कहते ताहयात इसको मैं एक्सटेंशन दे देता हूं, ठीक है, फिर सारी की सारी गोलाबारी उस पर, फिर उसके बावजूद उसको पैगाम पहुंचे, फिर एक्सटेंशन ले लो, एक्सटेंशन दे दो, फिर कहा ये मेरा बाप है, उसके बाद कहा ये मेरा बाप नहीं है, फिर उसके ऊपर क्या क्या आप लोगों ने किया मैं उसमें जाना नहीं चाहती। मैं सर आपने ही तो सिखाई है, आप लोगों ने नहीं कहा हमारे बाप है, इनको एक्सटेंशन दे दे, ये कर दे, वो कर दे, और फिर आपने उनके साथ क्या किया, सारी साउंड बाइट्स मौजूद है। अच्छा पंजोता साहब चले छोड़ दे, आपको कानून की अगर बहुत समझ है, चले ठीक है, बहुत ये आप ही की सिखाई हुई ज़बान है। पंजोता साहब मुझे दूसरा सवाल सुनिए ना, अगर आपको कानून की इतनी समझ है तो पहले आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक रेफरेंस बनाया, उनके खिलाफ एक महाज गर्म किया आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने, और फिर कहा जी हमसे तो ये करवाया गया। तो कानून और आइन की कितनी समझ है आखिर आपको, जो इन तीन पॉलिटिकल पार्टीज को और मुझे नहीं है? अच्छा मैं जवाब दूंगा, अब आपने बोलना नहीं है इसके अंदर। आप बोले, दूसरा कोई नहीं बोले।
बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आपने भी एक कानून की बात की, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत मांगी, आइन पर अमल दरामद मांगा। इस वक्त हमारी जो पिटीशन इस वक्त मौजूद बहस बनी हुई है, उसमें हमने क्या डिमांड की है? हमने सिर्फ शफाफ जमहूरी अमल को सिक्योर करने की कोशिश की है, हमने वो डिमांड किया है। आपने सुप्रीम कोर्ट अब आप मुझे बोलने देना, आप बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, अब आप कहेंगे कि सियासतदान को बड़ी ट्रेनिंग हासिल होती है, सियासतदान को ये ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं होती कि वो करप्शन करे, वो ऐसी चीजें तो आप अब आ रहे बीच में, ये बीच में कौन सा रास्ता निकाल रहे हैं आप बताएं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर को आप नहीं मानेंगे, लाहौर हाई कोर्ट में जाकर करेंगे, ये तो तरीकेकार नहीं है। सुन लीजिए ना किबला, आप सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए। क्या सुनूं? पता सब आपको है। पिटीशन में प्रेयर आपको मालूम है कि क्या थी? पिटीशन में प्रेयर ये हरगिज नहीं थी कि इलेक्शन रुकवाए जाएं। पिटीशन में प्रेयर ये थी कि आप जुडिशरी से लिए जाएं ताकि सुप्रीम के ऊपर हम सब बारी बात करते हैं और किसी को पता ही नहीं है। बारी बात करते हैं। पंजोता साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने तो आपसे सवाल ही कुछ और किया, आप फिर पिटीशन पे बात करें। शुरू करता हूँ नहीं, चले आ जाए, कोई नहीं बोल रहा सर, सब खामोश है, सब खामोश है। जब मैं बात करता हूँ आप करें ना, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ सर, आइन और कानून की आपको कितनी, साहब एक सेकंड रुक जाए, आपको इस कानून और आइन की कितनी एक समझ है कि पहले आपने एक रेफरेंस बनाया, आपने खुद उसके बाद रेफरेंस पे उस पर दस्तखत की और कहा मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या है और मुझे तो कहा गया था, मैंने कर दिया। ये आपके वजीर आजम थे, ये समझ है आपकी? जी बिल्कुल समझ है, ये समझ है। देखिए जो काम आइन के मुताबिक है वो उसको उसी तरह से किया जाता है। अब आप इस तरफ जो इस वक्त के मसाइल हैं आपके, इस वक्त जो हम अप्रिशिएट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भुट्टो साहब का मुकदमा है उसको लगाया है, लेकिन भुट्टो साहब को दुनिया से रुखसत हुए 40 बरस से जायद अरसा गुजर गया है। नो डाउट उनका आज भी हक है कि उनको इंसाफ मिले, लेकिन इस वक्त हमारी अदालतों को जो टेक अप करने की जरूरत है कि 5-5 महीनों से पाकिस्तान की खवातीन को मुसलसल ऐसे मुकदमात फिल्मजी ग्राउंड्स के ऊपर मुकदमात के अंदर रखा जा रहा है। आप कहीं ले जा रहे हैं, मेरे पॉइंट पे आप जवाब ही नहीं दे रहे मेरी बात का। उस्मा कारदार साहिबा नहीं देंगे, मैं सुन रही हूँ रिपीट में मैं देखूंगी, आपने जवाब मेरी बात का नहीं दिया। जी उस्मा कारदार साहिबा एक सेकंड रुक जाए। उस्मा आप तो इस वक्त इस पार्टी में आपको सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे बात ये की गई, आप रिपीट प्रोग्राम देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा आप बोलिए। जरा बता देना वो कौन सा आइन था, ये कौन सा ये आपकी एक्सपीरियंस सियासतदान है जो खुद ही एंकर बनी बैठी है। लोगों को जोन बनाया हुआ था जमान पाक को 4 महीने, जहाँ पे कितने पुलिस वालों के सर फाड़े, कितनी उनकी गाड़ियां साड़ी, फिर किस तरीके से उन्होंने चढ़ाई की सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। कहाँ था वो आइन, कहाँ था वो कानून? और फिर गैर आईनी तरीके से इन्होंने केपी और पंजाब की गवर्नमेंट को डिसमिस किया और फिर गैर आईनी तरीके से इन्होंने गैर आईनी तरीके से अब आप उस आइन के सर आप सुनिए उनको, आप उस आइन को नहीं मानती, आप अदालत जाती, आप साबित करती कि ये जो हमने किया था या संधियां तोड़ी थी वो आइन एक सेकंड को भी तो बोलने का मौका देना। आपने सुनी है और आप लोगों को शर्म आ रही है। पंजोता साहब एक सेकंड जब आप बोल रहे थे सब खामोश थे, उनको बात करने दें। अगर ये लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरे ख्याल से ना होता तो कभी भी चलाना चाहती हैं, मुझे तो जवाब का मौका नहीं। अरे सर कितना मैं आपको मौका दूं? आपने 40 मिनट से 45 मिनट आप बोले, अब सुन लेना उसमें सबसे ज्यादा तो आपने बात की पंजोता साहब। देखिए ना सवाल मेरी तरफ आएंगे तो जवाब मैं ही दूंगा ना, लेकिन मैं उसमें से सवाल कर रही हूँ ना, मेरे बारे में बात होगी तो फिर जवाब तो मैं ही दूंगा। आप सबकी तरफ से जवाब दे दें, हम घर चले जाते हैं। सर आप बड़े माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन आपने मेरी बात, मैं जब बोलने लगता हूँ आप अंदर खामोश हो जाए प्लीज, खामोश हो जाए। आपसे बात करें, आपको क्या सियासत आती है? ये कितना आपका सियासी रोल है पीटीआई में? मुझे पता है आपको कितनी सियासत आती है, आप कहाँ पे सियासत सीखती नहीं है, मुझे पता है, मुझे ना बताएं आप। मुझे पता है आप किस किस्म की सियासतदान है और किस तरह से आप मुझे ही फोन करती थी खान साहब से टाइम लेकर दें, मुझे सब याद है। आप छोड़ दें ये बातें,
तो सर क्या हो गया, वो आपकी पार्टी में इतनी मेहनत करती थी, अगर आपको फोन करके खान साहब से टाइम ले लिया तो क्या कौन सी क़यामत आ गई? अब मैं अगर चांडियो साहब से, चांडियो साहब नहीं, आप बाकी बातें छोड़ देना सर, बातें फिर हमारे पास भी बहुत करने की है, छोड़ दे। खुर्रम रोकड़ी साहब ये कहते हैं, प्लीज खामोश हो जाए। नजरियाती कारकुन की कदर नहीं की उन्होंने, जितने अपने जिन लोगों ने उनके साथ जदोजहद की थी 22 साल, उनको एक एक करके उन्होंने पार्टी लास्ट कमेंट खुर्रम रोकड़ी साहब, और अपने इर्द गिर्द सारे फसली बटेरे सारे जो बेसिक आज की अपने एजेंडे पे थे, इसीलिए करप्शन जो थी वो अरूर पे पहुंची। तो अपने घर में सारे ताने बाने जाके मिल रहे थे करप्शन के। उन्होंने लास्ट कमेंट, अच्छा जैस्मीन लास्ट कमेंट ये है कि ये गुमान की बुनियाद पर कि सुप्रीम कोर्ट के पास हम नहीं जाएंगे, गुमान की बुनियाद पर कि सुप्रीम कोर्ट ने 84 में फलां चीज की, ये हाई कोर्ट में जा चले गए अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट में। आई स्टिल से कि ये एक नया कयास और एक नया अब ये अदालतों को कंट्रोवर्शियल करके पब्लिक की आंख लोगों में मिलान करके लड़वाएंगे आप, ये आज ये बड़ी उनका सर मौकिफ आ गया, वो कह रहे हैं हरगिज नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक टेकिंग आवर टाइम। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।